हे फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को इस वीडियोस में ऑरेलिया का बायोलॉजी एक्टिविटीज तक पढ़ा चुके थे। तो अब हम आगे चलते हैं। इसका आगे टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शंस। तो चलो, हम लोग पहले ही जानते हैं कि रिप्रोडक्शन मीन्स होता क्या है लेकिन अब हम लोग इसमें बेसिकली जो पढ़ने वाला है वो ऑरेलिया का रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट। Aurelia is dioecious, that is male and female medusa are separate. Aurelia कैसा है? एक dioecious organism है जिसमें कि मेल और फीमेल जो मेडुसा होगा वो सेपरेट होगा, यानी कि अलग अलग पाया जाएगा। बट देर इज नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लेकिन इसमें हम लोगों को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक टर्म है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो इसका मीन्स क्या होता है? सेक्सुअल मीन्स जो हमारा जो सेक्स ऑर्गन्स होगा, यानी कि फीमेल में जो गोनाड पाया जाएगा एंड मेल में जो गोनाड पाया जाएगा, वो दोनों हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, यानी कि कौन मेल्स में होगा कौन फीमेल्स में होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन मेल ऑरेलिया कौन फीमेल ऑरेलिया है? तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के थ्रू, यानी कि उसके शेप से, साइज से, कलर से, इस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि वो क्या है। तो यहाँ पे क्या रहा है? ऑरेलिया इज डायोसियस, यानी कि मेल और फीमेल मेडुसा जो है वो सेपरेट होगा, लेकिन इसमें हम लोगों को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलेगा। तो चलते हैं, इसमें कौन कौन सा टर्म है, यानी कि इसको हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा आसान होगा समझने में, और फिर लिखने में भी, और फिर नोट्स भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्स ऑर्गन। फर्स्ट हमारा टर्म है सेक्स ऑर्गन्स। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। टेस्टिस एंड ओवरीज आर सिमिलर इन अपीयरेंस, यानी कि टेस्टिस और ओवरीज जो है दोनों जो है जब प्रेजेंट होगा तो वो सिमिलर टाइप का लगेगा। A medusa has 4 horseshoe shaped gonads, और जो हमारा जो गोनाड जो होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? बिल्कुल हॉर्सशू के तरह होगा, और वो 4% होगा। On maturity, ova and sperms break into the gastrovascular cavity and pass out of mouth with the outgoing water current। लेकिन जब हमारा जो ऑरेलिया का जो जब वो मैच्योर हो जाएगा तब हमारा जो है ओवा और स्पर्म जो है वो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी से जो है वो ब्रेक करेगा, एंड देन फिर वो माउथ के थ्रू आउटगोइंग वाटर, यानी कि फ्लोइंग वाटर में वो फ्लो कर जाएगा। The ova or eggs are lodged in the frills of oral arms। अब फिर वो क्या होगा कि जो हमारा जो ओवा और एग्स जो आउटगोइंग वाटर में जो फ्लो होगा वो क्या होगा? ओरल आर्म्स में जाके वो फ्रिल्स, यानी कि वहाँ पे जाके वो वेट करेगा, यानी कि जब हमारा जो जब तक कि दोनों में कॉपुलेशन प्रोसेस नहीं होगा तो वो फर्टिलाइज कैसे होगा? इसलिए क्या होगा? ओरल आर्म्स में ओवा और एग्स दोनों जाके वहाँ पे रुक जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, ताकि वहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो हो सके। नेक्स्ट टर्म्स आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। स्पर्मेटोजोआ swimming in water reach the ova and fertilize them either in the stomach of female or in the frills of oral arms। कह रहा है स्पर्मेटोजोआ जो हमारा वाटर में जो फ्रिल्स करते रहेगा, यानी कि जो हमारा मूव करते रहेगा, वो या तो फीमेल्स के स्टोमक पार्ट में वो जाके फर्टिलाइज करेगा, या फिर ओरल आर्म्स में जाके वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को अकर होगा। दस फर्टिलाइजेशन इज एदर इंटरनल और एक्सटर्नल। इसलिए ऑरेलिया में दो तरह का फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा, या तो वो इंटरनल होगा या फिर वो एक्सटर्नल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारा या तो स्टोमक में करेगा तो हमारा इंटरनल हो जाएगा, और ऑरल आर्म्स में करेगा तो वो हमारा एक्सटर्नल हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब फर्टिलाइजेशन होगा तो डेवलपमेंट प्रोसेस आएगा। तो फिर अब देखते हैं हम लोग डेवलपमेंट प्रोसेस को। Development and life cycle. The zygote divides and undergo cleavage, due to which 2 cell, 4 cell, 8 cell, and so on embryo develops, and then it conserves regularly and form a morula। कहता है क्या कि जब हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा तो जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तब जब जायगोट हमारा बढ़ेगा तो वो क्या होगा? क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब कि वो पहले 2 सेल में होगा, फिर 4 सेल में होगा, फिर 8, इस तरह से वो 16, फिर 32, इस तरह का वो डिवीजन को फॉलो करेगा, और वो फिर फाइनली जो बनाएगा जो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मॉडुला स्ट्रक्चर, which by accumulation of acid into its interior becomes a blastula। और फिर वो उसी तरह से वो जो हम
मोर डेवलप्ड प्रोसेस को एक्वायर करेगा और फिर उसके बाद वो मॉडुला से ब्लास्टुला में चेंज कर जाएगा। ए क्लोज सैक विथ वॉल्स फॉर्म बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल। अब हम लोग मॉडुला और ब्लास्टुला दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक चीज़ के। मॉडुला और ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर्स में हम लोगों को एक सैक यानी कि मैक्रोमोलेक्यूल्स और मैक्रोमोलेक्यूल्स के बीच में जो इंटीरियर में जो है एक सैक यानी कि ओपन स्पेस हम लोगों को मिलेगा, उसको हम लोग कहेंगे ब्लास्टुला। यानी कि मॉडुला से जब वो डेवलप करेगा ब्लास्टुला में तो ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर्स में एक ओपन सैक हम लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट है वन एंड ऑफ दिस सैक बिकम इनवेजिनेटेड टू फॉर्म द गैस्ट्रुला। अब जो हमारा ब्लास्टुला स्ट्रक्चर्स है वो इनवेजिनेटेड स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेगा। इनवेजिनेटेड मतलब कि अंदर की ओर धंसना यानी कि अंदर की ओर घुसना। जब वो स्ट्रक्चर्स यानी कि जैसे वो राउंड ऑफ स्ट्रक्चर्स है फिर उसके बीच में एक सैक है तो उसका जो अपर मोस्ट पार्ट है वो हमारा इंटीरियर की ओर इन्वेजिनेट करेगा। तो वो जब इंटीरियर की ओर इन्वेजिनेट करेगा तो वैसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग गैस्ट्रुला कहेंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसमें जो है फिर हम आगे यानी कि इसका जब लाइफ साइकिल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग आपको एक डायग्राम के थ्रू बताएंगे जिसमें कि बहुत अच्छे से पता चल जाएगा आप लोगों को कि मॉडुला क्या है, ब्लास्टुला क्या है और गैस्ट्रुला का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है सब। नेक्स्ट है फिर इसमें इसी में पॉइंट्स हैं द ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला माउथ इज नॉट कम्प्लीटली क्लोज्ड। कहता है क्या कि गैस्ट्रुला का माउथ जो है वो पूरी तरीके से बंद नहीं होगा क्योंकि हम पहले ही हम आप लोगों को बता चुके हैं कि ये इनवेजिनेटेड स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेगा। इनवेजिनेटेड स्ट्रक्चर को जब वो फॉलो करेगा तो वो यानी कि अंदर की ओर इन करेगा। दस इट डिफर्स फ्रॉम द गैस्ट्रुला ऑफ हाइड्रोजुआ। और यही जो मतलब कि एक हाइड्रोजुआ जो है वो भी जो है ऑरेलिया की तरह मतलब कि इसी तरह से ऑर्गेनिज्म है जो उसमें जो गैस्ट्रुला का यानी कि हाइड्रोजुआ का जो गैस्ट्रुला का स्ट्रक्चर्स होता है उसमें थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है। द एम्ब्रियो नाउ elongates, blastophores closes and the typical planula larva is formed। अब जब गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हो चुका है तो डेवलपमेंट प्रोसेस जो है और आगे की ओर बढ़ेगा। तो यानी कि फिर अब वो क्या होगा लार्वा में चेंज करेगा। तो इसमें भी हम लोगों को 3 लार्वा देखने को मिलेगा। यानी कि ऑरेलिया में हम लोग जो है 3 लार्वा को पढ़ेंगे जिसमें कि फर्स्ट लार्वा का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है हमारा प्लैनुला लार्वा। ओके नेक्स्ट अब हम लोग को डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लैनुला लार्वा के बारे में। चलते आगे। प्लैनुला लार्वा swim about by means of the cilia which its ectoderm are provided and after a brief free swimming existence settle down with losing its cilia and become attached by any substratum। कहता है कि जब हमारा ग्लास्टुला जो है प्लैनुला लार्वा में चेंज करेगा तो इसका जो सीलिया वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो लॉस कर जाएगा यानी कि वो हट जाएगा। अब जब सीलिया रहा नहीं तो वो स्विमिंग कर नहीं सकेगा। अब वो स्विमिंग करेगा नहीं तो फिर वो जाएगा कहाँ। तो इसलिए वो क्या करता है किसी भी सबस्ट्रेटम से वो जो है जाकर के वो अटैच हो जाता है। A pronounced differentiation of structure indicated by the system tentacles develop is regular order and the 4 gastric regions with their septal funnels. The scaphozoan polyp is called skyfish stoma। अब क्या कह रहा है कि अब जो प्लैनुला लार्वा है वो जो सबस्ट्रेटम से जो वो अटैच होकर के रहेगा अब वो क्या करेगा फिर तो वहाँ पे वो डेवलपिंग प्रोसेस होगा यानी कि करेगा। तो उसमें क्या क्या चेंजिंग आएगा देखने को मिलेगा कि उसमें हम लोगों को देखने को ये मिलेगा कि टेंटिकल्स उसमें डेवलप हो जाएगा और फिर 4 गैस्ट्रिक रिजिड्स देखने को मिलेगा, फिर सेप्टल फनल्स मिलेगा। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो डेवलप कर जाएगा प्लैनुला लार्वा में। और जब ये सारे स्ट्रक्चर प्लैनुला लार्वा में डेवलप करेगा तो उसको हम लोग प्लैनुला लार्वा नहीं बल्कि स्कैफिश स्टोमा लार्वा के नाम से जाना जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आप लोगों को आगे नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे स्कैफिश स्टोमा लार्वा यानी कि सेकेंड लार्वा और थर्ड जो होगा वो हमारा होगा इफेरा लार्वा। उन सब के बारे में हम लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। इस वीडियोस में इतना ही। थैंक यू।